हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज होगी, जिसके अंतर्गत हम एबेसडे के माध्यम से या एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हाल ही में किस देश में पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर सोलर पैनल है, इसमें धमाके से 2 दिन में 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अर्थात इन चीज़ों में धमाके हुए जिसकी वजह से 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वो कौन सा देश हमारा? लेबनान। कौन सा देश है जिसमें 32 लोगों की मृत्यु हुई? लेबनान में। तो बात करें 18 से 29 सितंबर 2024 को। कब? 18-19 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल में धमाका हुआ, जिसकी वजह से 32 लोगों की मौत हो गई और 3500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान में ईरान समर्थित जो हिजाबुल्लाह संगठन है, उसके लड़ाके इजरायली हैकिंग से बचने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। तो लेबनान में क्या है, ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह संगठन के जो लड़ाके हैं, ये इजरायली हैकिंग से बचने के लिए क्या करते हैं? पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। और हिजबुल्लाह ने क्या इन धमाकों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है? हमारे इजराइल को। तो क्या हुआ है, जो हमारे वॉकी टॉकी है, पेजर है, इन सब के अंदर क्या धमाका हो गया, 32 लोगों की मौत हो गई, 3500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और हमारे हिजबुल्लाह ने क्या कहा है, इस धमाकों के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे इजराइल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा एसएनए परमाणु समझौता। क्या? एसएनए परमाणु समझौते पर एसएनए परमाणु सहयोग पर समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो हमारा भारत और यूएई है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, इसने 9 सितंबर 2024 को एसएनए परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। कब? 9 सितंबर को। तो पहली बात करें तो ये बात सही है। क्या किया था? भारत ने और संयुक्त अरब अमीरात ने असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन किया था। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात, क्या? संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता सहयोग पर समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश है। अर्थात जो हमारा पश्चिमी एशिया के देश है, उनमें देशों में जो पहला कौन है खाड़ी देश? हमारा यूएई बना है, जब जिसने भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया है। विकल्पों की बात करें तो कौन से विकल्प सही है? दोनों के दोनों ऑप्शन सही थे, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। तो अब इस न्यूज़ के बारे में बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 9 सितंबर 2024 को असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनपीसीआईएल, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी, इन दोनों के बीच में हुआ है। यूएई भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आईएसए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन सा बना है? अर्थात 101वां देश कौन सा बना है? हमारे नेपाल। नेपाल क्या बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका पूर्ण सदस्य बनने वाला हाल ही में कौन सा देश बना है? नेपाल। आप इसे याद रखेंगे। तो नेपाल हमारा 101वां देश बना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पे थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। नेपाल क्या है? 9 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा तक पहुंच बनाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती को बढ़ाना है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। आप ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे? हमारे भारत के अंदर। भारत में भी कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये हमारे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर क्या इसका मुख्यालय है। और इसका उद्घाटन भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 2021 की वो 21वीं बैठक हुई थी, उसके दौरान किया गया था। तो नया देश कौन सा हमारा? नेपाल। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में 25 से 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया? इसका पहली बार आयोजन हमारे नई दिल्ली में किया गया। इसमें क्या है?
नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। 1 मिनट। आगे बात करते हैं। तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया पहली बार। गठबंधन का नाम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। तो अब इसकी आगे बात करते हैं इसकी। भारत पहली बार क्या है 25 से 30 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की आम सभा का आयोजन करेगा। ठीक है, अभी हाल ही में इसने कर भी लिया है। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को इकट्ठा करने वाला संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका वैश्विक कार्यालय का ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका कार्यालय है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा भारत और जापान के बीच में जो 2+2 वार्ता हुई है तो उसके बारे में कौन से कथन सही है, तो उसकी बात करें। पहला कथन क्या कहता है, यह वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये बात सही है। हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के बीच में क्या होती है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। 2+2 क्या होती है मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। इसका उद्देश्य क्या, द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। क्या क्या है इसका उद्देश्य, द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है इसका उद्देश्य। तो बात करें दोनों कथनों से संबंधित कौन से कथन सही है, तो ये दोनों कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, हमारे 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या कहती है, व्याख्या क्या कहती है कि भारत और जापान के बीच में 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। क्या हमारे मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या, द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है और विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इसके अलावा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ भी ऐसी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ताएं आयोजित करता है। तो बात करें इसकी, तो भारत क्या करता है जापान के साथ मंत्री स्तरीय जो वार्ताएं आयोजित कर रहा है, जिसमें क्या है इसके अलावा जापान के अलावा किस किस के साथ करता है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ भी ऐसी वार्ताएं आयोजित करता है। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में क्या कहते हैं, गुजरात के लोथल में जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, तो उसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद क्या राष्ट्रीय विरासत परिषद विकसित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, इसको विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो ये हमारे वियतनाम देश है। तो वियतनाम देश के साथ इसने समझौता ज्ञापन किया है। तो व्याख्या देखिए इसकी, तो भारत और वियतनाम ने 1 अगस्त 2024 को गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो आगे बात करें इसी के बारे में। तो NMHC है, तो ये परियोजना के लिए गुजरात सरकार ने 400 एकड़ भूमि आवंटित की है। क्या की है, 400 एकड़ भूमि आवंटित की है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस परिसर में क्या दुनिया के सबसे ऊंचे लाइट हाउस संग्रहालयों में से एक, सबसे बड़ी ओपन वाटर गैलरी और भारत का सबसे भव्य नौसेना संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। हाल ही में क्या भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए, किसकी वे आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, तो भारत ने अमेरिका के साथ है ना जो हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ, अमेरिका के साथ किए हैं आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा पर हस्ताक्षर। तो भारत और अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट SOSA पर हस्ताक्षर किए। बात करें तो बात यह है कि यह गैर बाध्यकारी समझौता दोनों देशों की अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला में जो दिक्कतें आती है उनके दौरान जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके तहत दोनों देश क्या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन देंगे। तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में नवानगर के जाम साहब का स्मारक चर्चा में रहा, और ये कौन से देश में,
कौन सा? नवानगर का जाम साहब का स्मारक है। ये हमारे कहाँ है? पोलैंड के अंदर। क्या पोलैंड के अंदर ये स्मारक है? तो आप देख सकते हैं नवानगर का जाम साहब का स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त 2024 को पोलैंड के वारसा शहर में नवानगर के जाम साहब है दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी, इनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है, तो जाम साहब नवानगर में के नवानगर जो अब जामनगर है, इसके पूर्व महाराजा थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के कई शरणार्थियों को शरण दी थी। यह यात्रा क्या पिछले 45 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा मानी जाती है। तो 45 सालों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? क्या तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारे नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया है। बात करें, भारत ने 19 अगस्त 2024 को वर्चुअल प्रारूप के तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में 123 देशों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन की थीम है सतत विकास के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। तो बात करें, भारत ने पहले 2 शिखर सम्मेलन जनवरी और नवंबर 2023 में आयोजित किए थे। तो हाल ही में एक चर्चा का जगह थी सेंट मार्टिन द्वीप, चर्चा में रहा था क्या? सेंट मार्टिन द्वीप। तो ये सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ पे? इसकी बात करें तो सेंट मार्टिन द्वीप हमारे बंगाल की खाड़ी में ये चर्चा में रहा था। सेंट मार्टिन द्वीप क्या बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में, कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भाग में हमारे सेंट मार्टिन द्वीप। और ये द्वीप लगभग क्या है 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के समझौते के बाद म्यांमार ने इससे मूंगा द्वीप को बांग्लादेशी क्षेत्र मान लिया था। कब? 1974। किस किस के बीच में पंगा हुआ था? ये म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, और है कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी में, सेंट मार्टिन द्वीप। बात करें भारत के द्वारा जो वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजना है, कौन सी? अड्डू रिकम्युलेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हमारे मालदीव के अंदर किया गया है। जो भारत और मालदीव ने 11 अगस्त 2024 को अड्डू शहर में अड्डू रिकम्युलेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? मालदीव में। ये जो परियोजना है, इस परियोजना को भारत सरकार के द्वारा एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता दी गई। एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इस परियोजना के तहत समुद्र से 184 हेक्टेयर भूमि को रिक्लेम किया गया, अर्थात दोबारा से निकाला गया है। अर्थात 184 हेक्टेयर जो भूमि जमीन के अंदर पानी के अंदर समा गई थी, उसको दोबारा से जमीन पानी से बाहर निकाला गया है। फिर आती है हमारा SCO सम्मेलन, अर्थात संघाई कोऑपरेशन सम्मेलन। 24वें संघाई कोऑपरेशन सम्मेलन SCO सम्मेलन की कौन कौन सी बातें हैं तो देखें। पहली बात देखें, इसका आयोजन जुलाई 2024 में कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के अस्ताना में। हमारा 24वें संघाई सहयोग सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में। इसमें बेलारूस को SCO के 10वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो हम देख सकते हैं दोनों को दोनों कथन सही है, अर्थात दोनों को दोनों कथन सही है। इसका मतलब SCO का 10वां सदस्य कौन बना? बेलारूस। और हुई कहाँ है इसकी मीटिंग? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। 24वें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की शुरुआत हमारे 3 से 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में बेलारूस को SCO के या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब SCO की बात करते हैं, इसके 10 सदस्य कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, और 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस। 13वां क्वेश्चन आता है हमारी इसी सीरीज में, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये सम्मानित दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिए गए? रूस के द्वारा। सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दिया गया भारत रूस के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए दिया गया है।
बात करें इस सम्मान की तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मोदी को 2019 में घोषणा की गई थी और अब दिया गया है। बात करते हैं अगली समझौते की जो है बीबीएनजे। बीबीएनजे समझौते की बात करें तो इसके संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है तो उसकी बात करें। पहला कथन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीबीएनजे समझौते पर साइन किया है। जो हमारा खुला समुद्र संधि है अर्थात हाई सी ट्रीटी है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो अनक्लोज है इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अर्थात जो हमारा हाई सी ट्रीटी है ये अनक्लोज के अंदर ही एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये बात भी सही है। इसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए किया गया है। तो तीनों बातें सही है हमारी बीबीएनजे समझौते के अंतर्गत। तो बीबीएनजे समझौते की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, बीबीएनजे का मतलब क्या है, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार ने। ये जो समझौता है ये अनक्लोज के तहत आता है। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। और ये समझौता 120 दिन बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा। जब साइन कर देंगे उसके बाद कितने 120 दिन बाद बाध्यकारी होगा। फिर बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश के साथ 8 जुलाई 2024 को जैविक रूप से उत्पन्न वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता किया है। किस देश के साथ किया है तो ये हमारे देश ने ताइवान देश के साथ किया है। तो भारत ने किस देश के साथ किया है 8 जुलाई 2024 को जैविक रूप से उत्पन्न वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता किया है, किसके साथ, ताइवान के साथ। तो देख सकते हैं इस चीज को। तो भारत और ताइवान ने 8 जुलाई 2024 को चाय और चिकित्सा उपयोग वाले जो पौधे हैं सहित जैविक उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक जो मान्यता समझौता है इसको लागू किया है। यह समझौता जैविक उत्पादों के निर्यात में दोहरे प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे भारतीय जैविक उत्पादों का ताइवान को निर्यात आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है। अर्थात जन औषधि केंद्र हमारे देश में खोला गया है, लेकिन एक कौन सा जन औषधि केंद्र विदेशों में भी खोला गया है, तो वहाँ कहाँ है, हमारे मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस में हमारे जन औषधि केंद्र खोला गया है। बात करें इसकी तो हमारे जो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने 18 जुलाई 2024 को मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मॉरिशस के ग्रैंड बॉयस में भारतीय अनुदान सहायता से मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। किसकी सहायता से, अनुदान सहायता से। और मॉरिशस क्या है, एक द्वीप देश है जो हमारे पश्चिमी हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन आता है 53वां देश के बारे में पूछ रहा है, किसके, संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन। क्या संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 53वां देश कौन सा है, तो इसका उत्तर है आइवरी कोस्ट। हमारे आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 53वां देश है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन की, तो संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन को ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों, अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उनके उपयोग पर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इस कन्वेंशन को 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया था। कहाँ पे, हेलेंस्की में अपनाया गया था और 1996 में इसको लागू किया गया। यह एक कानूनी बाध्यकारी संधि है जो जल साझा संसाधनों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देती है, और भारत ने इस पे साइन नहीं किया है। अर्थात जो कन्वेंशन है इस पे भारत ने क्या किया, साइन नहीं किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तो अगले क्वेश्चन में आता है गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन। क्या, गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसकी बात करें तो इस फाउंडेशन को यूनाइटेड किंगडम और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे हैं उनका समाधान पेश करना है। तो बात करें इसकी तो इसमें दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो बात करें इसकी तो हमारे गांधी किंग फाउंडेशन है, तो गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों का विकास करना है। साथ ही साथ भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच में ये संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा, न कि यूनाइटेड किंगडम। तो पहले ऑप्शन में हमने देखा था
यूनाइटेड किंगडम का नाम था, जबकि यूनाइटेड किंगडम की जगह क्या आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था, गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन आता है मोंगला बंदरगाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या मोंगला बंदरगाह की बात करें तो ये बंदरगाह कहाँ, वियतनाम में, ये बात सही है। जो हमारे मोंगला बंदरगाह की बात करें तो हमारी ये वाली बात गलत है। मोंगला बंदरगाह हमारे बांग्लादेश में, वियतनाम में नहीं है, सॉरी। क्या, मोंगला बंदरगाह वियतनाम में नहीं है, कहाँ, बांग्लादेश में। तो हाल ही में बात करें तो भारत को इस बंदरगाह के एक टर्मिनल के संचालन का अधिकार भी मिला है। ये ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद भारत का विदेश में संचालित किया जाने वाला तीसरा बंदरगाह है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा बंदरगाह है, मोंगला बंदरगाह। और कहाँ पे, ये बांग्लादेश में। बात करें मोंगला बंदरगाह की तो बांग्लादेश में स्थित है, न कि ये वियतनाम में। भारत को हाल ही में मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन का अधिकार मिला है। यह ईरान के चाबहार और म्यांमार के जो सितवे बंदरगाह है, इसके बाद भारत के द्वारा संचालित तीसरा विदेशी बंदरगाह बना है। अर्थात हमारा पहला बंदरगाह तो ईरान का चाबहार था, दूसरा हमारे म्यांमार का सितवे बंदरगाह था। अब क्या, भारत का तीसरा बंदरगाह कौन है, हमारे मोंगला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आता है दार एस सलाम बंदरगाह। कौन सा, दार एस सलाम बंदरगाह के संदर्भ में कौन सी बात सही है। पहली बात देखें तो सवाल ये कहता है ये जिबूती देश में, जबकि ये जिबूती में नहीं है, जबकि कहाँ पे है, तंजानिया में। ये हमारे कहाँ है, तंजानिया में है, जिबूती में नहीं है। दूसरा कथन कहता है कि हाल ही में भारत के अडानी ग्रुप ने 30 साल के लिए इस बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के परिचालन और प्रबंधन के लिए समझौता कर लिया है। तो ये वाली बात सही है। तीसरी बात देखिए तो बंदरगाह अदन की खाड़ी में स्थित है। तो ये अदन की खाड़ी में नहीं है, ये बंदरगाह हमारे हिंद महासागर में। तो इस तरह देखें तो पहला और तीसरा कथन गलत है, केवल 2 सही है। तो केवल 2 सही है। तो इस बंदरगाह की बात करें, दार एस सलाम बंदरगाह हमारे जिबूती में नहीं है, बल्कि कहाँ पे, तंजानिया में। अडानी ग्रुप ने क्या किया, इस बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल का समझौता किया है। यह बंदरगाह हिंद महासागर में, न कि कहाँ पे, अदन की खाड़ी में। फिर G7 समूह की बात करें, G7 समूह की बात करें तो इसमें कौन से कथन सही है। G7 समूह क्या है, इसका निर्माण हमारे क्या 1975 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में किया गया था। इसके रूप में, अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसका निर्माण किया गया था। तो ये बात सही है। दूसरी बात की देखें तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ये शामिल है, जबकि इसमें भारत शामिल नहीं है। G7 में भारत शामिल नहीं है, बाकी सारे देश शामिल है। और इसके 50वें सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया के फसानो शहर में हुआ था। हाँ, तो ये वाली बात भी सही है। तो G7 के संबंध में ये वाली बात सही है। तो देख ले, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सारे देश शामिल है, केवल भारत शामिल नहीं है। और इसका 50वां शिखर सम्मेलन हमारे 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया था। अगला सवाल आता है हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें IMEC प्रोजेक्ट के लिए सहमति जताई गई है। तो उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो पहले ही बात करें, IMEC का पूरा नाम भारत मध्य पूर्व यूरोप चीन गलियारा। तो इसमें चीन तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। IMEC का मतलब ये है, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन IMEC प्रोजेक्ट था जिसमें हमारा चीन शब्द नहीं है। तो इसके तहत क्या सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को सड़कों, रेलवे और शिपिंग मार्गों के माध्यम से एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये सारे देश हैं, इनको क्या किया जाएगा, एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये क्या चीन के जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है इसके जवाब में बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो दोबारा से देख ले, IMEC का मतलब है जो इंडिया मिडिल यूरोप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे
इसमें चीन शब्द नहीं है। इसके तहत हमारे सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप को सड़कों, रेलवे, शिपिंग मार्गों इन सब से जोड़ा जाएगा। ये चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके जवाब में बनाया गया है। बात करें चाबहार पोर्ट की, अगला क्वेश्चन आता है हमारा चाबहार पोर्ट के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो भारत ने इराक से इस बंदरगाह के 10 साल की अवधि तक संचालन के लिए समझौता किया है। किससे? इराक से। तो ये गलत है क्योंकि चाबहार पोर्ट क्या है, इराक में नहीं है, ईरान में है। दूसरी यह बंदरगाह अदन की खाड़ी में स्थित है और यह लाल सागर के रास्ते खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों से भारत को जोड़ेगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्यों? देखें कि भारत में ईरान के साथ किया है, न कि इराक के साथ। ईरान के साथ क्या? चाबहार पोर्ट के शाहिती बेहिस्ती टर्मिनल के लिए 10 सालों के संचालन के लिए समझौता किया है। और ये बंदरगाह अदन की खाड़ी में नहीं बल्कि कहाँ है? ओमान की खाड़ी में। हमारे चाबहार पोर्ट का है ओमान की खाड़ी में, ये आप याद रखेंगे। बात करें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य कौन बनता है? हमारे पराग्वे। और 101वां कौन बनता है? हमारे नेपाल। तो बात करें पराग्वे की, तो पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना है और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। और आज का आखिरी सवाल है हमारा 25वें नंबर का सवाल। तो 25वां सवाल कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो हाल ही में स्पेन इसका 99वां सदस्य बना है, ये वाली बात सही है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये बात गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो स्पेन क्या है? 99वां सदस्य बना है और इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित 25 सवाल देखे। अगले टॉपिक के अंदर हम इसके आगे के सवाल देखेंगे। 2 टॉपिक के अंदर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कुछ सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।